फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। तो बात किस जंग की, किस इश्क की हो रही है? तो जंग भी क्लास 12 का एग्जाम है और इश्क भी क्लास 12 का एग्जाम है। अभी दायरे मतलब इस लिंक से बाहर नहीं जाना है। तो स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला, घर घर की पाठशाला में। क्या लगा था नहीं आएंगे? अरे देर आएंगे बट दुरुस्त आएंगे। तो जितने भी बच्चे डीडी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं या जो भी नहीं भी बने हुए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा, हम लोग आपके क्लास 12 के साइंस के सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को भी टारगेट कर रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्जाम में टैली करेगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आएगा या यही आएगा। क्लियर है या नहीं है? तो सभी सब्जेक्ट का यूट्यूब चैनल में रेगुलर डाला रहा है। आप सारी चीजें, सारी वीडियो को, सभी सब्जेक्ट के वीडियो को अच्छे से देखिएगा। फिजिक्स के वीडियो को पहला वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। अभी हम लोग लेके आए सबसे पहले, देखो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझेंगे और इस साल का जो मॉडल सेट है 2026 का वो देखेंगे बहुत अच्छे से। क्या मॉडल सेट का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। अगर नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो ये 2026 का मॉडल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे एकदम देख लेना। क्लियर है या नहीं है? उसके बाद हम लोग 2025 के 2024 के मॉडल सेट लेके आएंगे, फिर प्रीवियस ईयर 25, 24, 23, 22 जहां तक जा पाएंगे वहां तक लेके आएंगे। और सारे ऑब्जेक्टिव देखिए, जैक बोर्ड में फिजिक्स में 25 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 70 मार्क्स में से। तो 25 में 25 का हम लोगों को टारगेट करना है। एनी हाउ 25 में 25 लड़ाना है। देखिए बेटा, अगर कोई बच्चा फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना चाहता है तो उसको कोई वहां तक जाने से रोक सकता है, तो वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसी के लिए एक सीरीज लेके आए हैं। प्लीज आप लोग जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे जरूर देखिएगा, ना सिर्फ फिजिक्स का, बाकी सभी पेपरों का इसी यूट्यूब चैनल में अपलोड मिलेगा। प्लीज आप देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 2026 के फिजिक्स के मॉडल सेट का, लेकिन उससे पहले एग्जाम पैटर्न को कुछ ही सेकंड में क्लियर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है आप लोगों का? तो सबसे पहले आप जानते हैं फिजिक्स में 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 3 घंटे का समय आपको मिलता है। और कैसे कितना क्वेश्चंस आते हैं एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आप ये जान लीजिए कि फिजिक्स का जो पेपर होने वाला है कितने सेक्शन में होने वाला है। तो टोटल जो सेक्शन आपका एग्जाम में आएंगे वो टोटल बेटा 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। 4 सेक्शन में आपके एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे। पहला सेक्शन जो है सेक्शन ए, पहला सेक्शन खंड ए, सेक्शन ए। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के, कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे? कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों साथ करा देंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, दोनों साथ लेके चलेंगे। आप देखिए ना, मजा आएगा आपको। क्लियर है या नहीं है? और ऐसे भी फिजिक्स का लेक्चर तो बहुत मजेदार होता ही है, देखेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए, तो सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। क्लियर है? अब सेक्शन बी में सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चंस करने हैं 2 मार्क्स के। कितने में से 6? 9 में से 6 क्वेश्चंस को करने हैं। 9 में से 6 क्वेश्चन को करना है। अब बात करते हैं सेक्शन सी का। तो सेक्शन सी में आपको फिर से 6 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन इसमें 8 क्वेश्चंस रहेंगे ओनली, 9 नहीं रहेगा, इसमें 8 रहेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी जो लास्ट सेक्शन होने वाला है आपका, इस सेक्शन में टोटल आप जो क्वेश्चंस करेंगे बेटा, वो क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 4, ओनली 4 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कितने में से? 6 में से 4 करने पड़ेंगे, जो 5 मार्क्स का रहेगा। तो उम्मीद करते हैं सारा पैटर्न आप समझ गए होंगे। तो 2026 मॉडल सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग कदम रखते हैं। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन? देखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन करके देखते चलते हैं। बोलता है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ वैक्यूम वेरीज एस। मतलब निर्वात में रखे गए 2 बिंदु आवेशों के बीच बल इस प्रकार है। मतलब 2 चार्ज है, 2 आवेश है। एक मान लेते हैं Q1 है, दूसरा कौन है?
Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। तो आप जानते हैं दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, अगर सेम चार्जेस हो तो रिपल्सन होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। अगर एक जैसे चार्ज अपोजिट, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, अलग अलग नेचर का चार्जेस हो, तो आपस में क्या होता है बेटा, वो अट्रैक्शन होता है। क्लियर है या नहीं है? तो वो जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है, कितना लगता है, इसको बताया है कुलाम ने। कुलाम ने क्या बताया, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है, सॉरी ये आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है कुलाम ने बताया है, उसको कितना लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चार्ज यानी आवेश Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे बोला है निर्वात में रखे गए दो बिंदु आवेशों के बीच बल इस प्रकार है। बल किस प्रकार होगा, देखो इसको K Q1 Q2 को कांस्टेंट मान लिया है, तो क्या बचा, सिर्फ F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r स्क्वायर के हुआ। तो कौन सा ऑप्शन देख के सही लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देख लीजिए बोला है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हिंदी में विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। क्लियर है या नहीं है? देखो बेटा इसका मात्रक कैसे निकलता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। क्लियर है? या तो फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, या तो फॉर्मूला होता है ई डॉट डीएस, ऐसा फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो बेटा ई क्या है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो होता है न्यूटन पर कुलाम होता है। और एस क्या है, एस डीएस या एस क्या है, ये होता है बेटा एरिया। क्या होता है, एरिया। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या मिला आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, कुलाम स्क्वायर नहीं कुलाम। कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हिंदी में अगर इसको समझेंगे तो बोलता है एक विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर विद्युत विभव क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, पढ़ाए थे आपको, दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम, एक Q दूसरा भी क्या होना चाहिए Q, दो चार्ज या आवेश जिनका मैग्नीट्यूड सेम बट नेचर अपोजिट, एक नेगेटिव हो दूसरा क्या हो पॉजिटिव, और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो, स्मॉल डिस्टेंस हो, वो स्मॉल डिस्टेंस हम लोग कितना लेते थे 2L। क्लियर है? अगर इन दोनों को बीचों बीच जो लाइन काटता है, इस डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन गुजरता है उसको कहते हैं इक्विटोरियल लाइन, या तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीचों बीच काटना, या दूसरा नाम इसका क्या है, इक्विटोरियल लाइन। क्लियर है? तो बोलता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब एक विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर विद्युत विभव क्या होगा। ये लंब समद्विभाजक है, इस पे यहां मान लेते कोई पॉइंट है ये P, इस पॉइंट पे क्या होगा, विद्युत विभव V का वैल्यू क्या होगा, V का वैल्यू क्या होगा, विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो बेटा इक्विटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए, जीरो यानी शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या है अगला क्वेश्चन बेटा। बोलता है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। क्लियर है? देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब बात किया जाए तो दो फॉर्मूला याद रखिएगा। एक कैपेसिटर का दो फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा दो फॉर्मूला याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला कैपेसिटर का होता है C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर C इक्वल टू Q बाय V, पहला फॉर्मूला होता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे बढ़िए, बोलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन डिस्कनेक्टेड, चार्ज कर लिए उसको डिस्कनेक्ट कर दिए फ्रॉम द बैटरी, किससे डिस्कनेक्ट कर दिए, बैटरी से। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल मतलब क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज किया
और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, जिससे चार्ज के कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, और डिस्कनेक्ट कर दिए उसके बाद दोनों प्लेट का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, दोनों प्लेटों को दूर दूर लेके गए। तो बोला कि क्या होगा, क्या क्या होगा, तो बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या होगा। क्लियर है या नहीं है? तो वोल्टेज का फॉर्मूला पहले यहां से निकाल लो बेटा, V को इधर भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा C के साथ, V मल्टीप्लाई में हो गया, बचा इधर क्या Q, ये मल्टीप्लाई में C यहां पे है, C इधर आ जाएगा नीचे में तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अगर कैपेसिटर C का वैल्यू बढ़ेगा तो V क्या होगी, घटेगी, या C का वैल्यू घटेगा तो V क्या होगा, बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ना, तो इसको रिलेट करके याद करके रखिएगा। क्लियर है? ऐसा फॉर्मूला आएगा। अरे कुछ नहीं किया हमने, V को इधर ले गया, C को नीचे भेज दिया, तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q बाय C। हाँ या ना? तो क्वेश्चन में बोला है, चलो एक बार हिंदी से भी समझ लेते हैं। बोलता है एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करके बैटरी से अलग कर गया, मतलब एक कैपेसिटर को चार्ज किए और बैटरी जिससे चार्ज किए तो उसको हटा दी। क्लियर है या नहीं? यदि दोनों प्लेटों को आपस में दूर खींचा जाए, प्लेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, दूर खींचा जाए, तो प्लेटों के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज क्या होगा। क्लियर है या नहीं है? तो बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, देखो ये C और D नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो C क्या होगी, घटेगी ना। डिस्टेंस बढ़ने से C घटेगा। क्लियर है या नहीं? और C घटेगा तो क्या होगा, अगर C घटा, ये दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर C घटा तो V क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां भी वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ता है होगा। क्लियर है? मजा आया है? चलिए नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, एक बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, ओम्स लॉ कब वैलिड होगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। पहला लाइन में पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए बेटा, नियत ताप तथा दाब पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही तो ओम्स लॉ है। मैंने पहला स्टेटमेंट में ही ये बोल दिया गया है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर या तो नियत ताप तथा दाब पर। कौन सा ओम का नियम कब वैलिड है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, कब ओम का नियम वैलिड कब होगा, जब तापमान स्थिर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा, देखिए और मजा आएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन बोलता है द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। देखो ये लाजवाब क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत सारे इसमें कंफ्यूज करते हैं। देखो बेटा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो, आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए। गलतफहमी को दूर करना आप लोग, रो इक्वल टू क्या होता है जानते हैं, ए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में, इधर आके जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एल इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो रो का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, आर ए बाय एल। मतलब रो क्या है, यही रो है रजिस्टिविटी, हिंदी में बोले तो प्रतिरोधकता। क्या? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता बच्चा बोलेगा प्रतिरोधक का फॉर्मूला क्या होगा, आर ए बाय एल। माने ये आर पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। रजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, ना तो एरिया पे डिपेंड करेगा। रजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, याद रखिएगा। एक, पहला मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल पे, दूसरा मटेरियल के टेम्परेचर पे। मटेरियल और मटेरियल के टेम्परेचर पे, किस पे, देखिए द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, किसी चालक का प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, डिपेंड ऑन मटेरियल। क्या शेप पे डिपेंड करेगा? नहीं। क्या करंट पे डिपेंड करेगा? क्या लेंथ पे करेगा? नहीं। लंबाई, धारा, आकार में नहीं डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? पदार्थ पे डिपेंड करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखेंगे। बोलता है द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। हिंदी में समझते हैं। बोलता है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम कब होता है। मान लेते हैं कोई आवेश है, चार्ज है, वो दौड़ रहा है, गतिमान है, v वेलोसिटी के साथ दौड़ रहा है, तब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कौन होता है, माना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या होगा, जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कब होगा, कितना होगा।
क्लियर है? देखिए बेटा समझिए मेरा बात, क्वेश्चन में दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम होगा। तो देखो बेटा, अगर कोई आवेश, कोई चार्ज गतिमान है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उस पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस फॉर्मूला में तुम बोला एंगल की बात कर रहा है ना, एंगल कब, मतलब ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा, तो एंगल कितना होगा, माने ये फोर्स की वैल्यू को अधिकतम होने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए एंगल कितनी होनी चाहिए, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, साइन में एंगल कितना लेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो 90 डिग्री में साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है। माने कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर फिर से हम लोग बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द यूनिट ऑफ, छोटा क्या नहीं, चलो अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। बेटा इसको तो आपको रटना पड़ेगा एकदम, तुरंत 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 रटना क्या पड़ेगा, तुरंत जवाब निकलना चाहिए। बोलता है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, याद रखिएगा, टेस्ला 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 टेस्ला। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या है, टेस्ला। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। कोई मैग्नेटिक नीडल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में भर दिए हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए हैं। दोबारा मैं हिंदी में पढ़ता हूं, यदि एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, देखो बेटा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो नॉर्थ पोल से निकलती है और कहां जाती है बेटा, आउट, नॉर्थ पोल से निकलकर कहां जाती है, साउथ पोल की। ये कौन सा फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल की ओर जाती है। आउटसाइड द मैग्नेट या इनसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। हिंदी में समझाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है, चुंबक के बाहर, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से पीछे देखना, क्लियर है या नहीं है। तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र के मतलब चुंबक के बाहर। क्लियर है या नहीं है? अब इसके बीच में क्या भर दिया बेटा, तो बोलता है एक मैग्नेटिक नीडल, कहां गया बेटा, हाँ मैग्नेटिक नीडल, मतलब चुंबकीय सुई को भर दिए, एक चुंबकीय सुई को भर दिए। तो चुंबकीय सुई क्या होगा बेटा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो चुंबकीय सुई क्या होगा, इसमें डालने से क्या होगा, तो चुंबकीय सुई ऐसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिए, तो बेटा इस पे इधर से भी फोर्स लगेगा, इधर से भी फोर्स लगेगा, इसके चक्कर में ये क्या होने लगेगा, ध्यान देना, इसके चक्कर में क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा, मतलब इस पे घूमने की कोशिश करेगा या घूमेगा। तो बेटा इस पे क्या लगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स के कारण रोटेशन करता है, जब कोई वस्तु बल लगने के कारण घूमने लगता है, तो उसको कहते हैं हम लोग टॉर्क, बलाघूर्णन। क्या कहते हैं, टॉर्क या बलाघूर्णन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ए। क्लियर है या नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, याद रखना पड़ेगा इसको। क्लियर है, बोलता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है, तो बेटा पृथ्वी में बहुत सारे आवेश होते हैं, उनके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर है या नहीं है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है, पृथ्वी में बहुत सारे आवेश हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, पृथ्वी के भीतर आवेशों के गति के कारण, बहुत सारे आवेश हैं, उनके गति के कारण यह उत्पन्न होता है। क्लियर है? अच्छा मजेदार वाली बताता हूं, अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व, ये टॉपिक से हट गया है, यानी ये सिलेबस से हटा हुआ है। जैक बोर्ड कौन सा बोर्ड है बेटा, पागल बोर्ड है, कुछ भी डाल देता है। क्लियर है, ये गलत है, एग्जाम में नहीं आएगा, आप छोड़ सकते हैं, परेशान ना हो। क्लियर है या नहीं है? एकदम नहीं आएगा, जो बोल दिए भाई, अरे एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या, एनसीईआरटी में जाके देख लेना, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है। क्लियर है या नहीं है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोलता लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, लेंज लॉ किसके कॉन्सिक्वेंस है, मतलब लेंज लॉ, लेंज का नियम किसका परिणाम है, किसका परिणाम है, तो लेंज लॉ देखो बेटा, लेंज लॉ ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। लेंज लॉ किसके सिद्धांत पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, इसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन और एक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो बेटा
ट्रांसफॉर्मर जो है, याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर देखिए म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण पे काम करता है, क्लियर है। लेकिन यहां अन्योन्य प्रेरण नहीं है, तो उसी से मिलता जुलता जो अन्योन्य प्रेरण किससे आता है जानते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। अन्योन्य प्रेरण रहता तो इसको छोड़ के अन्योन्य प्रेरण मारते, अगर नहीं है तो हम लोग किसको मारेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन रहेगा तो पहले उसी को मारना, अरे समझे? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है वो। अगर नहीं है तो वो म्यूचुअल इंडक्शन किसके कारण है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण आता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मारेंगे। अन्योन्य प्रेरण या तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लियर है या नहीं है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बोलता है इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट आर। बोलता है एक एसी परिपथ में केवल एक शुद्ध प्रतिरोध हो तो उसमें वोल्टेज और धारा का आपस में संबंध क्या होता है? देखिए बेटा, इसमें फेजर डायग्राम आ जाता है कहानी। देखिए बेटा, अब ये मान लेते हैं वोल्टेज का फेज है, ये वोल्टेज का फेज है रजिस्टिव सर्किट में, क्लियर है। ये एक शुद्ध प्रतिरोध लगा है किसी सर्किट में, तो ये वोल्टेज का फेज है, तो करंट भी इसी के साथ होता है, आगे पीछे नहीं होता है, क्लियर है। इंडक्टिव सर्किट में देखिए, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में 90 डिग्री से लैग और लीड करता है, क्लियर है, वो अभी नहीं देखना है हम लोगों को। तो बोला है कि एसी सर्किट में बेटा वोल्टेज और धारा के मध्य, करंट और वोल्टेज के बीच क्या होता है? फेज। दोनों का फेज सेम है या अलग है? तो बेटा दोनों का फेज क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का फेज क्या है बेटा? सेम है। इन फेज में होगा ऑप्शन, मतलब समान फेज में होंगे। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है या नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर इज। क्लियर है, एक आदर्श प्रेरक में उपभोग की गई औसत शक्ति। कितना खतरनाक नाम देता है रे, उपभोग की गई। क्लियर है, क्लियर है। तो बोलता है एक आदर्श प्रेरक में उपभोग की गई औसत शक्ति क्या होता है? देखो बेटा, बात करें प्रेरक इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडक्टर। क्या कहते हैं? इंडक्टर। या इंडक्टर रहे या कैपेसिटर रहे। देखिए इंडक्टर में क्या होता है बेटा, मान लेते हैं कोई पावर दिए किसी इंडक्टर में, ये रहा इंडक्टर, क्लियर है, और ये रहा कैपेसिटर, और ये रहा रजिस्टर। अभी हम बात कर रहे हैं इंडक्टर और कैपेसिटर का। इसमें पावर दिए, जैसे एसी सप्लाई दिए, इसका पॉजिटिव साइकिल होता है, नेगेटिव साइकिल होता है। तो जैसे ही तुमने पॉजिटिव साइकिल दिया, इंडक्टर मतलब एनर्जी स्टोर कर लेती है, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज जाता है ये वापस एनर्जी जहां से लिया था उसको दे देता है। तो इसके पास कितनी कितनी एनर्जी बची? कुछ बचा इसके पास? कुछ बचा? औसत शक्ति कितनी होगी? कुछ नहीं होगी। कितनी होगी बेटा? शून्य होगी। चाहे वो इंडक्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो, दोनों में क्या होगी इसकी औसत शक्ति? कितनी होगी बेटा? शून्य होगी। एवरेज पावर कंज्यूम कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन अगर रजिस्टर रहता तो रजिस्टर में ऐसा नहीं होता है। रजिस्टर में उस समय पे एनर्जी क्या होगी, पावर क्या होगी? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो ये जो मैक्सिमम का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला रजिस्टर के केस में होगा। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव। हिंदी में देखा जाए तो बेटा निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है? देखिए बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगे में से एक तरंग प्रकाश भी है। प्रकाश, दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है। विजिबल लाइट यानी लाइट, नॉर्मली आप लाइट समझ लीजिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? लाइट की स्पीड इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्या लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है? करती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, निर्वात में ट्रेवल करेगा, इतना स्पीड उसकी होती है, चाल होती है। अब देखो बेटा, याद रखिएगा जो लाइट होता है वो कौन सा वेव है? लाइट एक वेव है। कौन सा वेव होता है? ट्रांसवर्स वेव। हिंदी में बोला जाए तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्लियर है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यहां क्वेश्चन क्या बोला है? यहां बोला निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है? सभी तो विशेषता है, कौन सा विशेषता नहीं है बेटा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा विशेषता नहीं है? तो बेटा ये अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होती, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होती है। क्लियर है या नहीं है?
क्लियर है? तो 15 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ए। चलिए 16 नंबर, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है? तो देखो बेटा, अगर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बेसिक सोर्स होता है वो होता है बेटा कोई भी चार्ज। जब कोई चार्ज ऑक्सीलेट करता है, एक्सिलरेट करता है, तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप होता है। कौन सा ऑप्शन है? ढूंढो ढूंढो। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, कौन है? एक्सिलरेटेड चार्ज। ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। त्वरित आवेश, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत कौन होता है? कोई भी आवेश यदि त्वरित कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। बोलता है द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। समझो मेरी बात को हिंदी में। बोलता है किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का कौन वह आपतन कौन है जिसके लिए अपवर्तन कौन कितना होगा। इस पूरे कहानी को समझिए बेटा। देखिए मान लीजिए ये कोई एक माध्यम है। क्लियर है? क्लियर है? मान लेते हैं ये कोई एक माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है। क्लियर है? मान लीजिए इसको सघन माध्यम मान लीजिए। क्लियर है या नहीं है? और सॉरी, हाँ इसको सघन माध्यम मान लीजिए। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। हिंदी में बोल दिए इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम? डेंसर मीडियम। ऊपर मान लेते हैं रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम। हिंदी में बोले तो कौन सा माध्यम बेटा? हिंदी में बोलेंगे तो विरल माध्यम। हिंदी में यहां लिख देते हैं विरल माध्यम। क्लियर है? तो जब कोई प्रकाश मान लेते हैं सघन से, नीचे सघन है, सघन से विरल में गया, कायदे से इसको सीधे जाना चाहिए था? नहीं जा पाएगा। क्यों? सघन माध्यम में प्रकाश की स्पीड धीरे रहता है। क्लियर है? जैसे ही वो विरल माध्यम में गया, ये हवा है ना, यहाँ सघन माध्यम में पानी वानी कुछ हो गया। जब पानी से हवा में गया तो लाइट की स्पीड बढ़ेगा, तो वो ये नॉर्मल है मान लीजिए, अभिलंब है, तो ये नॉर्मल से क्या होगा? नॉर्मल इधर है, इससे क्या होगा? दूर भागेगा, ऐसे भागा। क्लियर है? इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और इस किरण को कहते हैं बेटा अपवर्तित किरण, यानी रिफ्रैक्टेड रे। और यहां जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी अपवर्तन कोण, आर। क्लियर है? अब मान के चलिए आपतन कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए, आपतन कोण का मान इतना कर दिए कि अपवर्तन कोण जो ये आर बन रहा था ना, देखो अब इसको सीधा इधर से पार होना चाहिए था, ना पार होकर ये मुड़ेगा, तो ऑलरेडी इतना मुड़ चुका था, और टेढ़ा उठा दिए, अब कितना मुड़ेगा? मान लेते हैं इतना मुड़ गया। अभिलंब से इसका एंगल कितना डिग्री हो गया? नॉर्मल से इसका एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो इसको इस समय जो कोण होगा, इस समय जो आपतन कोण होगा, इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। कौन सा कोण कहते हैं? क्रांतिक कोण, यानी क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के केस में कितना एंगल होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री होना चाहिए। करेक्ट आंसर है ए। बहुत अच्छे से पढ़ाया है बेटा। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर इसको बैक कीजिए वीडियो को, और एक बार दोबारा देखिए, मजा आएगा बेटा, गारंटी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। मतलब उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु कहां रखी होती है। तो बेटा देखो, उत्तल लेंस माने उभरा हुआ, कॉन्वेक्स लेंस माने कैसा बेटा? उभरा हुआ, ऐसे ऐसे। ये आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है? माने ये आपका जो है वर्चुअल इमेज कब बनाता है? तो याद है बेटा, ये वर्चुअल इमेज एक ही कंडीशन में बनाता है। मान लीजिए ये एफ है, और ये ऑप्टिकल लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये सी ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर है? तो जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, याद कीजिए हम आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाए थे, एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप का ही डायग्राम तो बनाएंगे। तो एक इधर भी एक फोकस होगा, एक रे ऑफ लाइट गया, क्लियर है या नहीं है? सीधे इधर से बेंड कर जाएगा इससे, क्लियर है? ऐसे बेंड कर गया। दूसरा सी से गया, कहीं दोनों मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको पीछे लेके जाएंगे, रियल मीट नहीं कर रहा है, एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, वो वास्तव में मिलन नहीं हो रहा है। तो पीछे लेकर जाएंगे, देखेंगे यहां मिल रहा है, तो पीछे एक्चुअली तो नहीं मिला, तो जो मिला वो आभासी है, माने वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज कब बना? जब
एफ और सी के बीच में रखे, फोकस और प्रकाशिक केंद्र, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे। कौन सा ऑप्शन है? बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, सी ऑप्शन होगा। फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में जब रखेंगे तभी आभासी प्रतिबिंब बना। समझ में आया या नहीं समझ में आया? क्लियर है? कुछ नहीं है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। क्लियर है? उसी का डायग्राम है ये। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं बेटा। गिने चुने क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बहुत जल्दी। बोलता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? लैम्डा। क्लियर है? बड़ी डी और छोटी डी। कहानी याद है या नहीं है? हम बताते हैं आपको थोड़ा सा। यंग्स डबल स्लिट में एक हम लोग क्या लिए थे बेटा? यंग्स डबल स्लिट में जो फ्रिंज विड्थ निकाले थे उसमें डायग्राम ऐसे बनाए थे। कैसे बनाए थे? दो को स्लिट लिए थे, ये दो स्लिट है, ये स्लिट 1 ये स्लिट 2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग दिए थे डी। दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है। यहां स्क्रीन रखे थे, स्क्रीन है, पर्दा, स्क्रीन, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस था ये डी। क्लियर है? बड़ा वाला डी। क्लियर है? हाँ या ना? इसको वो लिए थे हम लोग। क्लियर है? तो यहां पे बोला है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ, मतलब यंग्स का द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई किस बात पर निर्भर करता है, यानी बीटा किस बात पर निर्भर कर रहा है? तो बेटा बीटा किस बात पर निर्भर कर रहा है? ये तीन चीजों पे निर्भर कर रहा है। किस पे? बीटा ऊपर में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लैम्डा के। बीटा ऊपर में डी है, बड़ी डी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी के। नीचे में डी है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इसी का सिंबल लगाते हैं प्रोपोर्शनल का, लेकिन लिखाएगा कैसे? बटे में। क्लियर है? ये होता है। आप किन चीजों पे निर्भर कर रहा है पढ़ के देख लो। क्लियर है? बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस का। दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना है? छोटी डी। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस, स्क्रीन डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट किए? डी से। तो बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन डिस्टेंस। एकदम परफेक्ट आंसर हो गया सी, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्रीन डिस्टेंस के। हाँ या ना? क्लियर है? अगला देख लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ मतलब ये स्लिट विड्थ। इस स्लिट विड्थ का कुछ नाम नहीं दिए, कुछ नाम दे देंगे तो स्लिट विड्थ का तो फंडा ही नहीं है यहाँ पे, तो इससे इस पे नहीं होता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे तुमको लगेगा सर हमने क्राइम किया क्या? अरे भाई बता रहे हैं, रुक जाओ। देखो बेटा, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई किस बात पर निर्भर करती है? तो बेटा फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बटे डी। ये होता है फॉर्मूला। जहां लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, बड़ी डी है क्या है बेटा? छिद्र और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और छोटी डी क्या है बेटा? दोनों छिद्रों के बीच का डिस्टेंस। किस पे निर्भर करेगा? छिद्रों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, तो छिद्रों के बीच की दूरी डी है, उसका तो व्युत्क्रमानुपाती है ना। समानुपाती कहां है? डायरेक्ट रहता, बटे में नहीं रहता, समानुपाती होता है। या तो एक बटे में है तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंगदैर्घ्य के क्या है? तरंगदैर्घ्य लैम्डा के क्या है? समानुपाती है, ये भी नहीं होगा। पर्दे के बीच की दूरी के समानुपाती, पर्दा के बीच का दूरी कितना है? डी। डी का देखो ना समानुपाती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? ये ऑप्शन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा अगला इसमें यहां बोला था छिद्र की चौड़ाई। छिद्र का चौड़ाई मतलब छोटा सा जो है उसके बीच का चौड़ाई। क्लियर है या नहीं है? उस पर भी नहीं करेगा, ये तो आउट ऑफ था। चलिए अगला बोलता है पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज अ। देखो बेटा याद रखना पड़ेगा इसको। क्लियर है? पोलराइजेशन माने ध्रुवन। ध्रुवन यह सिद्ध करता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो हम आपको पहले भी बता चुके थे, प्रकाश जो है कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ये हम वेव में बताए या नहीं बताए? तो बेटा ये कौन सा है बेटा? ट्रांसवर्स वेव है, यानी अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्रुवन भी यही प्रूव करके बताएगा कि अनुप्रस्थ तरंग है। कौन 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 कौन? प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है? हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रवाह किसको सिद्ध करता है? तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रकाश के पार्टिकल नेचर को, लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। किसके? पार्टिकल नेचर के, प्रकाश के कण स्वरूप को प्रूव करता है। क्लियर है या नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा इसका बेटा कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है बेटा 22 नंबर, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? तो बेटा बहुत ब्रीफली इस जगह पे समझा नहीं पाऊंगा आपको मैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है मैं थोड़ा थोड़ा लाइटली बता देता हूं। मान लीजिए दो प्लेट है, ये कैथोड है ये एनोड है, इधर से लाइट पड़ा, ये दोनों कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है? मान लेते हैं एक सप्लाई से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्लियर है, कनेक्ट है। जैसे यहां से प्रकाश पड़ रहा है, लाइट गिर रहा है, तो इस कैथोड के पास क्या कहते हैं, सॉरी उल्टा लगा दी हम, क्लियर है। मान लेते हैं ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव से कनेक्ट किए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज सभी आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जैसे ही प्रकाश गिरा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है और दौड़ने लगता है, और एनोड के पास ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ के एनोड के पास चला जाता है। इस फिनोमेना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रवाह। क्लियर है या नहीं? लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकना है तो इस जगह पे हमको उल्टा वोल्टेज देना पड़ता है। उल्टा वोल्टेज कैसे? कैथोड को आप पॉजिटिव दे दीजिए और एनोड को दे दीजिए नेगेटिव, उल्टा दे दिए। इस समय वो नेगेटिव वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक दे, उस नेगेटिव वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या कहते हैं कौन सा बेटा? अवरोधक विभव। क्लियर है या नहीं है? तो बेटा यहां पे बोला है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में अवरोध विभव किस बात पे निर्भर करता है? तो किस बात पे निर्भर करेगा कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की जो प्रकाश गिर रहा है उसकी आवृत्ति कैसा है, प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करता है कि कितना ज्यादा प्रकाश की आवृत्ति गिरा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और दौड़ना चाहे। तो ये किस बात पे निर्भर करेगा? उतना ही आपको यहां पे वोल्टेज देना पड़ेगा। ये किस बात पे निर्भर करेगा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे निर्भर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं बेटा, बड़ा प्यारा। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। देखो बेटा समझिए, केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया होगा, पूरी दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट बन के मिलता किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर बनता है। हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है? मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है बेटा? नाभिक, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों ओर कौन घूमता है बेटा? नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये क्यों घूमता है? तो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कूलाम फोर्स लगता है, कूलाम बल लगता है, इसके कारण घूमता है। जिस कूलाम बल का दूसरा नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा लेंदी जा रहा है बट उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से आपको समझा रहे हैं। वीडियो को देखिएगा बेटा, कहीं नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पीछे करके देखिएगा, पढ़ाया मैंने बहुत अच्छे से है बेटा, ईमानदारी से। चलिए एक बार देखिए, आगे देखिए, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट का 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए, बोलता है द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू, बोलता है नाभिक में द्रव्यमान दोष किसको जन्म देता है? तो नाभिक में जो द्रव्यमान दोष होता है उसको याद रखना पड़ेगा, वो नाभिकीय ऊर्जा को जन्म देता है, न्यूक्लियर एनर्जी को जन्म देता है। क्लियर है? अगला, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखने होंगे। अ जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर, जेनर डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जेनर डायोड का यूज किया जाता है बेटा वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। हिंदी मीडियम के बच्चे सी, वोल्टेज नियमन, वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? क्या कहते हैं? जेनर डायोड का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अमेजिंग प्यारा सा वीडियो देखने के लिए बेटा आप लोग सभी बच्चे डीडी पाठशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम पेज में जाके डीडी पाठशाला के पेज को प्लीज फॉलो कीजिएगा। क्लियर है या नहीं है? अच्छा एक चीज और, मेरा एक और यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर करके यूट्यूब में है, उसमें भी प्रीवियस ईयर के, पिछले साल मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए हैं। क्लियर है? प्लीज जाकर वहां भी आप देखिएगा। अगर क्या कहते हैं कोई भी तरह का दिक्कत हो या वीडियो में कहीं समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे बेटा। अगर समझ में आया, सब कुछ अच्छा लगा, तब भी कमेंट करना है। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करेगा अगला वीडियो अच्छे तरीके से बनाने में। क्लियर है? थैंक यू।